बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यूनिट ऑपरेशन सब्जेक्ट का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। These are the contents of this lecture. First of all, we will talk about aims and objectives of the course. Then what this subject is all about, what this subject deals with, why this subject is important. ये जो 3 सवाल हैं, why this subject is all about, why this subject deals with, why this subject is important, मेरा ऐसा मानना है कि ये तीनों सवाल हर सब्जेक्ट के इंट्रोडक्टरी लेक्चर में पूछे जाने चाहिए ताकि आपको ओवरऑल आइडिया उस सब्जेक्ट के बारे में क्लियर हो सके। तो स्टार्ट करते हैं। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कोर्स। मैं पहले से रीड कर देता हूँ, फिर आपको समझा भी दूंगा। द foremost objective behind teaching this course is to give a general understanding to all the basic and key concepts, basic and key principles of unit operations and a thorough understanding of its basic mechanisms, which is necessary to design efficient and economical heat exchange devices such as boilers, condensers, evaporators and combustion engines, etc. Design problems in polymerization reactors also demand knowledge of temperature distribution in the fluids in which heat is generated immediately after the energy is released, especially in addition polymerization reactions, which are normally exothermic reactions. आपको मालूम होगा कि there are generally 2 types of polymerization reactions. अगर हम उसे क्लासीफाई करें टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस को, एक टाइप है एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस की और दूसरी टाइप होती है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। मींस इसमें हीट जनरेट होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होता है। और जहाँ तक बात है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस की, उनके अंदर हीट हमें बल्कि सप्लाई करना पड़ता है स्टार्ट में और उसके बाद ही वो रिएक्शन आगे बढ़ता है। जैसे अगर आप एग्जांपल लें पॉलीएथिलीन की, पॉलीप्रोपिलीन की या पीवीसी की, ये सब पॉलीमर्स जो हैं वो एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के थ्रू बनते हैं। और अगर आप एग्जांपल लें पॉलीएस्टर की या नायलन की, तो ये सब पॉलीमर, नायलन मीन्स पॉलीअमाइड, पॉलीअमाइड। अगर आप इनकी एग्जांपल लें तो ये आपके कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन से बनते हैं। एनीवेज, at the end of this course, students are expected to develop the ability of understanding, explaining, discussing and describing various principles and theories related to design of equipment necessary for unit operations and processes involved in operation of a typical process plant. तो ओवरऑल आपने बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिट ऑपरेशन का नॉलेज गेन करना है इस सब्जेक्ट में। ये नॉलेज क्यों इम्पोर्टेंट है? जितने भी इक्विपमेंट जिनमें यूनिट ऑपरेशंस हो रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल बॉयलर्स, कंडेंसर्स, हीट एक्सचेंजर्स, डिस्टिलेशन कॉलम्स, एड्जॉर्बर्स, इसी तरह से कूलिंग टावर्स, ये जितने भी ड्रायर्स, ठीक है,
तो ये जितने भी इक्विपमेंट हैं जिनमें यूनिट ऑपरेशन हो रहे होते हैं, इनका एफिशिएंट और इकोनॉमिकल डिज़ाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी यूनिट प्रोसेस प्लांट में, अगर आपने उसमें मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी लेनी है। तो ये यूनिट ऑपरेशंस जो कि तकरीबन हमारे हर प्रोसेस प्लांट पे हो रहे होते हैं, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग प्लांट हो, वो चाहे ऑयल रिफाइनरी हो, चाहे वो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री हो, सीमेंट इंडस्ट्री हो, या फिर सीमेंट फैक्ट्री हो, या फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, या फिर आपकी मिनरल प्रोसेसिंग प्लांट्स हों, सब पे, या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, सब पे वो ये तमाम यूनिट ऑपरेशंस हो रहे होते हैं जिसका हम ये नॉलेज इस सब्जेक्ट में गेन करना चाह रहे हैं। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया कि किसी भी सब्जेक्ट के इंट्रोडक्टरी लेक्चर में ये 3 सवाल कम से कम पूछे जाने चाहिए खुद से या सब्जेक्ट टीचर से, ताकि तमाम पूरे ओवरऑल सब्जेक्ट का एक जो आइडिया है, ओवरऑल आइडिया, वो आपको क्लियर हो सके। देयर आर 3 बेसिक क्वेश्चंस दैट शुड बी आस्क्ड अबाउट एनी सब्जेक्ट: what this subject is all about, what this subject deals with, why this subject is important. तो पहला क्वेश्चन, why this course is all what this course is all about, ये देखते हैं। At the end of this course you are expected to learn the basic and key concepts of unit operations necessary to design an efficient and economical equipment। ठीक है, तो आपको ओवरऑल जो नॉलेज है, बेसिक और की कॉन्सेप्ट्स हैं यूनिट ऑपरेशंस के, वो इक्विपमेंट जिनमें वो यूनिट ऑपरेशन हो रहा होगा उसका डिज़ाइन, इकोनॉमिकल और एफिशिएंट डिज़ाइन करने के लिए ये तमाम बेसिक की कॉन्सेप्ट्स हम चाहेंगे कि हमें पता हों या हम इसके बारे में लर्न करें। यूनिट ऑपरेशंस के बेसिक और की कॉन्सेप्ट्स जो कि हमें हेल्प करेंगे डिज़ाइनिंग में यूनिट ऑपरेशन इक्विपमेंट्स की। सेकंड पॉइंट है develop the ability of understanding, explaining, discussing and describing various principles and theories related to design and working principle of unit operations equipment involved in various operations in any typical process plant. Okay, again, design and working principle of unit operations equipment, ये keywords हैं, मैंने इसलिए इनको highlight किया और underline किया। Third and last point is analyze and understand the design of equipment involved in unit operations. Okay, so in this subject overall हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे होंगे? What this subject is all about? यूनिट ऑपरेशन के बेसिक और की कॉन्सेप्ट्स और यूनिट ऑपरेशंस इक्विपमेंट की डिज़ाइनिंग पे और उनकी वर्किंग प्रिंसिपल पे बात हो रही होगी मेन और इस तमाम सब्जेक्ट में, कि ये वो इक्विपमेंट जिनमें यूनिट ऑपरेशंस हो रहे होते हैं, वो उनकी डिज़ाइनिंग और उनका वर्किंग प्रिंसिपल, वो कैसे वर्क कर रहे होते हैं, कैसे उनकी फंक्शनिंग कैसे हो रही होती है। Why the knowledge of unit operations is so important? It is crucial due to the following reasons. The knowledge of unit operations is crucial due to the following reasons. To get desired quality products, definitely जब तक आप प्रोसेस को required parameters पे नहीं कंट्रोल करेंगे, उसको efficiently और economically ऑपरेट नहीं करेंगे, तो कभी भी you will never ever get the desired quality product. Okay, तो desired quality product is our prime objective in any process plant, के हमें एक ख़ास desired quality का product बनाना होता है। अगर आप प्रोसेस को जो आपके यूनिट ऑपरेशंस हो रहे हैं उनको अगर आप efficiently और effectively कंट्रोल नहीं करेंगे, तो you will never ever get the desired quality product. Second point is to operate process plants safely, efficiently and effectively. Okay,
सो सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप फॉर एग्जांपल हम बॉयलर्स की बात करें, अगर आपको उसका वर्किंग प्रिंसिपल, उसके बेसिक फंक्शनिंग के बारे में कोई आइडिया ही नहीं है और आप अगर उसे सेफली ऑपरेट नहीं करते तो डेफिनेटली ये आप का जो ऑपरेशन है जिसमें हाई प्रेशर स्टीम बन रहा होता है, ख़ासतौर पे अगर हम बॉयलर्स की बात करें, चाहे वो वाटर ट्यूब बॉयलर हो या फिर फायर ट्यूब बॉयलर हो, तो उसमें फिर आपका एक्सीडेंट होने का चांस काफ़ी बढ़ जाता है। Point number 3 is to optimize the operations. What is optimization? To optimize the operations, to make processes cost effective, energy efficient. Optimize का मतलब होता है कि आप एक ऐसे पैरामीटर पे सेटिंग करें या ऐसी स्टेज पे लेके जाएं प्रोसेस को, ऑपरेशन को अपने, जहाँ पे कॉस्ट कम से कम हो और उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम हो, एनर्जी कंजम्पशन कम से कम हो, कॉस्ट जो है हमारी वो कम से कम हो और प्रॉफिट सबसे ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो दिस इज़ ऑप्टिमाइजेशन। What is point number 4 is to make sure that production processes are benign, environmentally friendly. Benign means कोई भी ऐसा प्रोसेस जो इन्वायरमेंट को डैमेज ना करे, इन्वायरमेंटली फ्रेंडली हो, ग्रीन प्रोसेस हो, ठीक है, पॉल्यूशन ना क्रिएट करे। तो डेफिनेटली ये भी आप यूनिट ऑपरेशंस का जो नॉलेज है वो आपको ऐसे इक्विपमेंट डिज़ाइन करने में या उनके ऑपरेशन को इंश्योर करने में हेल्प करता है जो कि इन्वायरमेंटली फ्रेंडली हो या बनाइन हो। तो दैट्स व्हाई दिस नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट ऑपरेशंस का। लास्ट पॉइंट इज़ टू इंश्योर less hazardous synthesis with reduced derivatives by using safe solvents and auxiliaries. अच्छा, अब ये जो reduced derivatives हैं, अब आपको पता है कि हमारे काफ़ी रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें साइड प्रोडक्ट्स बन रही होती हैं। तो हम नहीं चाहते हैं कि हमारी साइड प्रोडक्ट्स कम से कम बने और हमारा जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है जो कि हम सिंथेसाइज करना चाह रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, फॉर एग्जांपल हम पॉलीएथिलीन बनाना चाह रहे हैं, पॉलीप्रोपिलीन या पॉलीएस्टर या नायलॉन बनाना चाह रहे हैं, तो हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बने और जो हमारे डेरिवेटिव्स हैं, जो साइड प्रोडक्ट्स हैं, वो कम से कम बने। जैसे अगर हम पॉलीएस्टर की बात करें या नायलॉन की बात करें तो ये वो दो पॉलीमर्स हैं जो कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के थ्रू बनते हैं और इसमें साइड प्रोडक्ट्स भी बनती हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कम से कम बने। तो ये यूनिट ऑपरेशंस का नॉलेज आपको ये ऑब्जेक्टिव फुलफ़िल करने के लिए या ये ऑब्जेक्टिव अटेन करने के लिए आपको हेल्प करता है कि आपको कौन से सेफ सॉल्वेंट्स और ऑक्सिलरीज यूज़ करें या प्रोसेस को कैसे ऑपरेट करें और किन ऑप्टिमम कंडीशंस पे ऑपरेट करें कि आपका डेरिवेटिव्स जो हैं वो कम रिड्यूस्ड हो, कम से कम हो, जो आपको चीज़ नहीं चाहिए वो कम से कम बने और जो चीज़ चाहिए वो ज़्यादा से ज़्यादा बने। What does a process engineer do? अब एक प्रोसेस प्लांट को जो इंजीनियर संभाल रहा होता है या जो इंजीनियर प्रोसेस प्लांट को कंट्रोल करता है या उसे मैनेज करता है, वो इंजीनियर प्रोसेस इंजीनियर कहलाता है। ख़ास तौर पे जैसे आप लोग जब पॉलीमर इंजीनियरिंग की डिग्री करने के बाद किसी इंडस्ट्री में जाओगे तो यू विल बी इंश्योरिंग इन दैट इंडस्ट्री अ स्पेसिफिक, आप कोई भी प्रोसेस को कंट्रोल कर रहे होगे और एक प्रोडक्शन को इंश्योर कर रहे होगे, तो यू विल बी इंश्योरिंग अ स्पेसिफिक अ पर्टिकुलर प्रोडक्शन ऑफ एनी प्रोडक्ट। तो अब प्रोसेस इंजीनियर क्या करता है प्रोसेस प्लांट पे, उसके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, क्या ड्यूटीज़ होती हैं उसकी, ये हम देखते हैं। जनरली फॉलोइंग रोल इज़ प्लेड बाय कंट्रोल इंजीनियर या प्रोसेस इंजीनियर जो कि कंट्रोल कर रहा होता है किसी भी प्रोसेस को। डिज़ाइन एंड डेवलप सिस्टम्स, प्रोसेसेस डिज़ाइन और डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होता है, सिस्टम्स की, प्रोसेसेस की डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में। मेंटेन द प्रोसेसेस एंड इंश्योर इट्स स्मूथ फंक्शनिंग, ये काम ज़्यादातर हमारे प्रोसेस इंजीनियर
कर रहे होते हैं इंडस्ट्री में जाके कि वो एक किसी भी ख़ास प्रोसेस को, फॉर एग्जांपल वो पॉलीमर आपका पॉलीएथिलीन के सिंथेसिस का प्रोसेस है, वो पॉलीवाइनल क्लोराइड मींस पीवीसी के सिंथेसिस का प्रोसेस है, आपने उस प्रोसेस को, उसमें प्रोडक्शन को इंश्योर करना है और उसकी स्मूथ फंक्शनिंग को आपने पॉसिबल करना है, पॉसिबल बनाना है कि ये प्रोसेस जो आपने डिज़ायर्ड क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना है वही वाला डिज़ायर्ड क्वालिटी का प्रोडक्ट बना रहा है, और आपके उस प्रोसेस की जो फंक्शनिंग है वो स्मूथ है, मीन्स कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन हो रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है जो कि एक प्रोसेस इंजीनियर कर रहा होता है। और नॉर्मली हमारे प्रोसेस इंजीनियर पाकिस्तान में क्योंकि डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट का काम कम है, ज़्यादातर हमारे प्रोसेस इंजीनियर इंडस्ट्री में जाके यही काम करता है। Number 3 point is manage and troubleshoot processes. Definitely when you are handling any process, वहाँ पे problems आते हैं, issues आते हैं, आपके process के अंदर ख़राबियाँ आ जाती हैं, issues आ जाते हैं, problem, तो उनको troubleshoot करना भी उसे आना चाहिए एक process engineer को। ये भी काम ऐसा है जो कि process engineer आमतौर पे किसी भी process plant पे करता है या कर रहा होता है। Number 4 point is ensure that operation of processes comply with health and safety regulations. This is very important because safety comes first. आपने जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उस प्रोसेस प्लांट पे, उसमें उनकी हेल्थ और उनकी लाइफ, उनकी ओवरऑल जो आपका इक्विपमेंट है उसको भी आपने सेव करना है। आपने 3 चीज़ें होती हैं, मैन, मशीन, मटेरियल, आपने सब चीज़ों को इंश्योर करना है कि वो तमाम चीज़ें आपकी सेफ भी हैं और वो जो प्रोसेसेस आप चला रहे हैं उस किसी भी प्रोसेस प्लांट पे वो हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशंस को पे पूरा उतरते हैं। नंबर 5 पॉइंट इज़ जो कि ये काम जो प्रोसेस इंजीनियर कर रहा होता है प्रोसेस इंडस्ट्री में, उनमें 5th पॉइंट है टू इंश्योर दैट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आर बीइंग मेंटेन्ड। कोई भी क्वालिटी स्टैंडर्ड SOPs हो सकते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, जो कि हम आम तौर पे किसी भी प्लांट को ऑपरेट करने के लिए या क्वालिटी उसकी, जैसे ISO एक स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये SOP देती है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर उन्होंने बनाया हुआ है कि किसी भी प्लांट को आपने कैसे ऑपरेट करना है, कैसे चलाना है। What is a process plant या process industry? A plant in which various kinds of processes are taking place is called as process plant. अच्छा, these processes may be either unit operations or unit processes or both. अच्छा, अब यूनिट ऑपरेशंस और यूनिट प्रोसेसेस, ये आगे चल के इनकी डिटेल आने वाली है कि ये क्या होते हैं। प्रोसेस प्लांट्स यूजुअली प्रोड्यूस मटेरियल्स ऑन लार्ज स्केल। अब ये हमें पता है कि इंडस्ट्री में हम लार्ज स्केल की प्रोडक्शन कर रहे हैं। अ टिपिकल प्रोसेस प्लांट कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। ये देखें, एक प्रोसेस प्लांट क्या करता है, उसमें रॉ मटेरियल आता है, वो मुख्तलिफ प्रोसेसेस से गुजरने के बाद वो यूनिट ऑपरेशन भी हो सकते हैं, यूनिट प्रोसेसेस भी हो सकते हैं, फिर वो फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोसेस? प्रोसेस होता क्या है? अ प्रोसेस इज एन ऑपरेशन और सीरीज ऑफ ऑपरेशंस that causes a physical or chemical change in a substance or mixture of substances. Material which enters or leaves a process is described as a process stream. ठीक है, जो मटेरियल इन हो रहा होता है या आउट हो रहा होता है हम उसे प्रोसेस स्ट्रीम बोलते हैं। देखें, ये जैसे ये हमारा प्रोसेस है, इसमें जो मटेरियल इन हो रहा है हम उसे फीड भी बोलते हैं, उसे हम इनपुट स्ट्रीम भी कहते हैं, हम उसे अप स्ट्रीम भी कहते हैं। ठीक है, और जो प्रोडक्ट आउट हो रहा होता है हम उसे प्रोडक्ट कहते हैं, जो चीज़ आउट हो रही है तो हम उसे प्रोडक्ट कहते हैं, उसे हम आउट स्ट्रीम भी कहते हैं, उसे डाउन स्ट्रीम भी कहते हैं। ओके, ये तमाम नाम हैं उन चीज़ों के, डिफरेंट इंडस्ट्रीज डिफरेंट नॉमेनक्लेचर यूज़ करती हैं। तो एनीवेज, अब यहाँ पे फ़र्क बताया गया, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूनिट ऑपरेशंस एंड यूनिट प्रोसेसेस। किसी भी प्लांट पे, किसी भी प्रोसेस प्लांट पे यूनिट ऑपरेशंस हो रहे होंगे या यूनिट प्रोसेसेस हो रहे होंगे या फिर दोनों हो रहे होंगे। ठीक है, किसी भी प्रोसेस प्लांट पे, जैसे अगर हम पॉलीमर के
सिंथेसिस का कोई भी प्लांट, हम पॉलीएथिलीन के प्लांट की बात करें, हम पीवीसी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की बात करें, तो ये वहाँ पे यूनिट ऑपरेशन भी हो रहे होंगे, यूनिट प्रोसेसेस भी हो रहे होंगे. So what is it? Here is the definition of unit operations. The processes in which physical changes take place are known as unit operations. यानी वो processes जिनमें physical changes हो रही होती हैं, हम उनको unit operations कहते हैं. Examples are heating, cooling, evaporation, dehydration. Dehydration is also called as drying. Distillation, pumping, extraction, filtration, size reduction, and separation, etc. Here is the definition of unit processes. The processes in which chemical changes take place या occur are called as unit processes. Examples are chemical reactions or polymerization reactions. Combustion processes also are unit process. क्यों? Why? Because हम देखें, आप जब भी कोई चीज़ combust हो जाती है, चाहे वो wood हो या फिर आपका पेपर हो, तो वो फिर दैट इज़ नॉट अ रिवर्सिबल रिएक्शन, वो आपका केमिकल चेंज आ जाती है उसमें, आप ऐश को वापस पेपर में नहीं कन्वर्ट कर सकते. लेकिन अगर आप यहाँ पे यूनिट ऑपरेशंस की बात करें तो ये प्रोसेसेस फिजिकल चेंजेस होती हैं इनमें, ये रिवर्सिबल हैं प्रोसेस. फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई वाटर को कूल करके आइस में कन्वर्ट किया है, तो आप दोबारा से उस वाटर को हीट करके आप उसे स्टीम बना सकते हैं, उसको बॉयल कर सकते हैं, एवेपोरेट करा सकते हैं. ओके, तो ये तमाम प्रोसेसेस, इनमें केमिकल चेंज नहीं होता, इनमें केमिकल चेंज होता है. जो यूनिट ऑपरेशंस में नहीं होता, यूनिट प्रोसेसेस में केमिकल चेंजेस होती हैं, यूनिट ऑपरेशन में फिजिकल चेंजेस हो रही होती है. अब यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं डिफरेंट प्रोसेसेस की, चाहे वो यूनिट ऑपरेशन होंगे या यूनिट प्रोसेसेस होंगे. इनमें इन प्रोसेसेस की फर्दर क्लासिफिकेशन दी हुई है. जैसे कोई भी प्रोसेस होगा, प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इन प्रोसेस इंडस्ट्रीज में बी क्लासिफाइड एज फॉलो. बैच प्रोसेस भी होते हैं इंडस्ट्री में, सेमी बैच प्रोसेस भी होते हैं, और कॉन्टिन्यूस प्रोसेस भी होते हैं. ये किसी भी इंडस्ट्री में प्रोडक्शन करने के 3 तरह के मेथड्स आप देखेंगे यूज हो रहे होंगे. या बैच प्रोसेस हो रहा होगा, या सेमी बैच प्रोसेस हो रहा होगा, या फिर कॉन्टिन्यूस प्रोसेस हो रहा होगा, या कॉम्बिनेशन भी यूज हो रहा होता है. कुछ इंडस्ट्री में बैच प्रोसेस भी हो रहे होते हैं, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस भी हो रहा होता है. ये डिपेंड करेगा कि कितनी बड़ी इंडस्ट्री है या वो क्या चीज़ प्रोड्यूस कर रही है. अगर हम बैच प्रोसेस की बात करें, इन अ बैच प्रोसेस फीड इज फेड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस एंड देन अलाउड टू रिएक्ट ओवर टाइम. ठीक है, हम पहले फीड एंटर कर देंगे, उसके बाद फिर मटेरियल की एंट्री बंद हो जाएगी, फिर आप एक ख़ास टाइम देंगे, उसके बाद आप उस प्रोडक्ट को रिएक्ट कराएंगे या कोई भी उस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे. उसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उसे आप विथड्रॉ करोगे. अच्छा, अब इक्विपमेंट यूज्ड फॉर बैच प्रोसेसेस आर जनरली ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम. डेफिनेटली जब हम मटेरियल बस एक दफ़ा इन करते हैं, फिर उसके बाद मटेरियल दोबारा उसकी एंट्री ख़त्म रोक देते हैं, मटेरियल एक ही दफ़ा इन होता है, फिर एक ख़ास टाइम के बाद हम प्रोडक्ट बना के निकालते हैं. तो कांस्टेंट वॉल्यूम होता है उन इक्विपमेंट का जिनमें बैच प्रोसेस हो रहे होते हैं, क्योंकि मटेरियल इन होता है और एक ख़ास टाइम के बाद फिर आउट होता है. अच्छा, बैच प्रोसेसेस आर क्लोज्ड सिस्टम. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. बैच प्रोसेसेस आर क्लोज्ड सिस्टम दैट ऑपरेट अंडर अनस्टेडी स्टेट कंडीशंस. मीन्स के हम जब मटेरियल की सप्लाई एक दफ़ा करने के बाद रोक देते हैं, फिर दोबारा मटेरियल एंटर नहीं होता जब तक प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो रहा. तो इसीलिए हम इसको क्लोज्ड प्रोसेस कह रहे हैं कि नो मटेरियल विल एंटर और लीव द सिस्टम. ओके, और अनस्टेडी स्टेट कंडीशंस का मतलब है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी जो प्रॉपर्टीज़ जो उसमें चेंजेस आ रही होंगी, उसमें जो कंडीशंस हैं वो चेंज हो रही होंगी. कंडीशंस कौन सी? फॉर एग्जांपल होमोजेनिटी हमारे मिक्सचर की चेंज हो रही होगी, कंसंट्रेशन चेंज हो रही होगी, डेंसिटी चेंज हो रही होगी, या फिर टेम्परेचर वगैरह चेंज हो रहा होगा सिस्टम में, प्रोसेस में. तो अगर ये चीज़ें विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये प्रॉपर्टीज़ चेंज हो रही हैं, जिनको हम प्रोसेस वेरिएबल्स कहते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, लेवल, ये आपकी ह्यूमिडिटी, आपकी डेंसिटी, विस्कोसिटी,
होमोजेनाइटी, और अगर ये चेंज हो रही है तो हम कहते हैं कि हमारा प्रोसेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर चेंज हो रहा है तो हम वी कॉल इट अनस्टेडी स्टेट कंडीशंस पे ऑपरेट हो रहे हैं। अगर ये चेंज नहीं हो रही होंगी तो हम कहेंगे हमारा प्रोसेस स्टेडी स्टेट कंडीशंस पे ऑपरेट हो रहा है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। बैच प्रोसेसेस आर क्लोज्ड सिस्टम दैट ऑपरेट अंडर अनस्टेडी स्टेट कंडीशन। उसके बाद बैच प्रोसेसेस आर यूज्ड फॉर लिक्विड फेज रिएक्शंस दैट रिक्वायर फेयरली लॉन्ग रिएक्शन टाइम। जाहिर बात है जिन खासतौर पर बेवरेजेस प्रोसेसेस में, बेवरेजेस इंडस्ट्रीज में जिन प्रोसेसेस का लॉन्ग रिएक्शन टाइम है, काफ़ी टाइम लेते हैं जो रिएक्शंस कंप्लीट होने में, वहाँ पे हम बैच प्रोसेस यूज़ करते हैं। बैच प्रोसेसेस आर आल्सो यूज्ड व्हेन ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज डिजायर्ड। जब हम कम प्रोडक्शन स्मॉल लेवल पे हो रही होगी, जैसे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में आप देखें मेडिसिन, ड्रग्स, वो कम छोटे स्मॉल लेवल पे बना रहे होते हैं हम, तो वहाँ पे भी हम बैच प्रोसेस यूज़ करेंगे। बैच प्रोसेसेस आर यूज्ड इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री विच रिक्वायर कंसिस्टेंट हाई क्वालिटी रिजल्ट्स। ये मैंने अभी आपको जैसे बताया। अब आ जाए सेमी बैच प्रोसेस पे। अ सेमी बैच प्रोसेस एन इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट फीड इज चार्ज्ड, then process is started and additional reactants are added continuously until the desired conversion is achieved। यानी आप अगर दो रिएक्टेंट यूज हो रहे हैं किसी प्रोसेस को किसी भी प्रोसेस में, तो किसी रिएक्टर में, तो हम एक रिएक्टेंट फीड कर देंगे और दूसरा थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, यानी पीरियोडिकली ऐड करेंगे उसको, एकदम से नहीं एंटर कर देंगे दोनों मटेरियल्स को। एक मटेरियल एंटर किया, दूसरा थोड़ा थोड़ा करके बाद में एंटर किया, जब तक कन्वर्जन कंप्लीट नहीं हो जाती, प्रोसेस कंप्लीट हो जाती। मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ इसे। इन अ सेमी बैच प्रोसेस एन इनिशियल अमाउंट ऑफ reactants या feed is charged, then process is started and additional reactants are added continuously। additional reactants are added continuously means periodic इसमें addition होती रहेगी with time until desired conversion is achieved। semi batch processes lie between batch and continuous, यानी ये उन दोनों batch process और continuous product के बीच की स्टेज है, उनके दरमियान आप समझ लें इसको, it is in between state of batch process or continuous process। semi batch processes are open system। why these are open system? क्योंकि एक रिएक्टेंट फीड हो गया तो दूसरा थोड़ा थोड़ा करके periodically ऐड हो रहा था, इसीलिए हमारा मटेरियल इन होता रहता है थ्रू आउट जब तक प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता, इसलिए हमारा मटेरियल एंटर हो रहा है प्रोसेस में, तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट ओपन सिस्टम। बैच प्रोसेस की तरह ऐसा नहीं है कि प्रोसेस में हमारा मटेरियल की एंट्री बंद हो जाए, ऐसा नहीं होता, इसमें मटेरियल एंटर होता रहता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड रन ऑन अनस्टेडी स्टेट कंडीशन। जैसे बैच रिएक्टर अनस्टेडी स्टेट कंडीशन पे ऑपरेट हो रहे थे, यानी टेम्परेचर, होमोजेनाइटी ऑफ मिक्सचर, डेंसिटी, विस्कोसिटी, ये चीज़ें चेंज हो रही होती हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम जब तक प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता। सेमी बैच प्रोसेसेस कैन बी यूज्ड फॉर मेनी two-phase solid-liquid reactions and when a reaction has many unwanted side reactions or has a high heat of reaction, वहाँ पे हम semi batch process को यूज़ करते हैं। continuous process, ये तीसरी टाइप है प्रोसेसेस की। in a continuous process feed material is continuously introduced into the system while products are continuously removed। अच्छा, अब यहाँ पे मटेरियल भी एंटर होता रहेगा और प्रोडक्ट भी बन के निकलती रहेगी। ज़्यादातर इंडस्ट्रीज में कॉन्टिन्यूस प्रोसेस यूज़ होते हैं, क्योंकि कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में आप लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर सकते हो, क्योंकि मटेरियल कॉन्टिन्यूसली एंटर हो रहा है और लीव भी कर रहा है, चीज़ बन आती है और बन के निकल भी जाती है, तो इसीलिए ये प्रोसेस ज़्यादा सूटेबल होते हैं इंडस्ट्रीज़ में, क्योंकि अगर हमने लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करनी हो। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ओपन सिस्टम क्यों? क्योंकि इसमें मटेरियल एंटर भी होता रहता है और लीव भी करता रहता है, तो इसीलिए ओपन सिस्टम है। दैट ऑपरेट अंडर अनस्टेडी स्टेट कंडीशंस, सॉरी नॉट अनस्टेडी स्टेट, दीज प्रोसेसेस आर ऑपरेटिंग ऑन स्टेडी स्टेट कंडीशन, मीन्स इसमें विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेम्परेचर, होमोजेनाइटी ऑफ मिक्सचर, डेंसिटी, विस्कोसिटी सेम रहेंगी, ये चेंज नहीं होगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। दीज आर ओपन सिस्टम which operate under steady state condition। Continuous stirred tank reactor CSTR is example of continuous process in which material continuously enters
are well mixed and then leave. The contents have relatively uniform properties such as temperature, density, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको. Continuous stir tank reactors (CSTRs) are most commonly used in industrial processing, primarily in homogeneous liquid phase flow. अच्छा, एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोसेस प्लांट या प्रोसेस इंडस्ट्रीज की यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दी गई हैं, और यहाँ यूनिट ऑपरेशंस कैन बी फाउंड इन दीज इंडस्ट्रीज या इन द फॉलोइंग एरियाज इन दिस इंडस्ट्री: पेट्रोकेमिकल प्लांट्स, ऑयल रिफाइनरीज या ऑयल रिफाइनिंग, पल्प एंड पेपर मैन्युफैक्चरिंग, केमिकल प्रोसेसिंग या फर्टिलाइजर प्लांट्स, power generation plants, polymer processing or manufacturing, pharmaceutical industry, mining industry और mineral processing. इसके अलावा भी काफ़ी इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं, जैसे मैंने यहाँ पे टेक्सटाइल प्रोसेसिंग की अगर आप बात करें, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें, वहाँ पे भी यूनिट ऑपरेशंस हो रहे होते हैं. बहुत सारी और इंडस्ट्रीज़ की यहाँ पे मैंने लिस्ट नहीं दी, लेकिन बहरहाल आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया. यू कैन फाइंड यूनिट ऑपरेशंस इन दीज इंडस्ट्रीज. ओके, तो पॉलीमर इंडस्ट्री जहाँ जो कि हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, आप देख सकते हैं वो यहाँ पे दी हुई है. ये कुछ पिक्चर्स हैं कुछ इंडस्ट्रीज़ की. दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ एन ऑयल रिफाइनरी. दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ अ पेट्रोकेमिकल प्लांट. आप देख रहे हैं ये स्टोरेज टैंक्स हैं पेट्रोकेमिकल प्लांट्स के. This is also another picture of petrochemical plants. This is a picture of fertilizer plant. This is power plants. This is the picture of pharmaceutical industry. आप देख सकते हैं यहाँ पे फार्मास्यूटिकल या मेडिसिन ड्रग्स बन रही, और वर्कर्स ने मास्क और प्रोटेक्टिव क्लोथिंग पहनी हुई है, PPE पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज़ किए हुए हैं. दिस इज़ द पिक्चर ऑफ फूड प्रोसेसिंग प्लांट. ये आप देख सकते हैं यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग प्लांट में जब आप फूड को प्रिजर्व करते हैं प्रेजर्वेटिव्स यूज़ करके, फॉर एग्जांपल पास्चराइजेशन, ये जो आपके टेट्रा पैक में जितने भी मिल्क की पैकेजिंग है, इसमें भी आप डेफिनेटली यूनिट ऑपरेशन से होके ही गुजर के ही आ रही होती है वो. जैसा कि नेस्ले मिल्क पैक की आप बात करें, तो ये सीमेंट इंडस्ट्री की पिक्चर है. आप देख सकते हैं सीमेंट इंडस्ट्री का मटेरियल ज़्यादातर आपकी रॉक्स से आता है, इसलिए आप देखेंगे ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में ही लगाई जाती है सीमेंट इंडस्ट्री, जहाँ पे इसका रॉ मटेरियल करीब हो, रॉ मटेरियल के पास ही लगाई जाती है इंडस्ट्री, ताकि आसानी से रॉ मटेरियल हासिल किया जा सके. तो आपको यूनिट ऑपरेशंस मिलेंगे, सीमेंट इंडस्ट्री में भी मिलेंगे. दिस इज़ द पिक्चर ऑफ मिनरल प्रोसेसिंग प्लांट. जितने भी आपके मिनरल प्रोसेसिंग है उसमें भी आपको ये यूनिट ऑपरेशंस मिलेंगे. So this is the end of this lecture number 2. If you have any question, आप जो हमारा मंडे को Q&A सेशन होता है आप उसमें अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. तो मैंने लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि आपको जितनी भी बुक्स मैंने PDF में दी हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा. और इस वीडियो की, इस लेक्चर की अगर आपको PDF चाहिए हो तो उसका लिंक भी मैं और PDF बुक्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा. आप वहाँ से विज़िट करके डाउनलोड कर सकते हो. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. स्टे होम, सेव लाइव्स. अपना ख्याल रखिएगा. नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.